हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम माधव जी मौजूद हैं। राम माधव जी, धन्यवाद TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आजकल देश में बहुत चर्चा हो रही है लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, फ्रीडम, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हो रहा है लोकतंत्र और राष्ट्रवाद परस्पर नहीं चल पा रहे, क्योंकि लोकतंत्र नीचे हो रहा है और जो फ्रीडम इंडेक्स है, जो मतलब आपने पढ़ा भी होगा, उसको भी लेके चर्चा है कि भाई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक्सपेंशन है पूरे देश में, बाकी सब चीज़ें भी डामाडोल हो रही हैं। आपका राम माधव जी क्या मानना है? ये सारी चर्चाएं केवल निरर्थक है। भारत का जो संविधान प्रदत्त लोकतंत्र, संविधान प्रदत्त आज़ादी, संविधान प्रदत्त जो हमारे फेडरल व्यवस्था, उन सब के प्रति हमारे सरकार और हमारे पार्टी की निष्ठा एकदम संपूर्ण है। इसलिए ये जो प्रचार चल रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में है, ये सब निरर्थक और बेबुनियाद है। आज भी अब देखा जाए तो इस देश में सबसे अधिक क्रिटिसिज्म झेलने वाला तो पार्टी और हमें और प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं झेलते हैं। इस देश में डेडिकेटेड वेबसाइट्स है हमारे सरकार को कोसने के लिए, डेडिकेटेड पोर्टल्स है, डेडिकेटेड वीडियो यूट्यूब चैनल्स है। इसलिए कोई किसी को नहीं रोकता। लोकतंत्र में जो अधिकार संविधान ने दिया है वो सारे अधिकार एकदम सुरक्षित है। ये प्रचार जो हो रहा है उसका कोई आधार नहीं है। यानी राम माधव जी आप कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी का किसी भी क्षेत्र में एक्सपैंड करना और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दो अलग अलग चीज़ें हैं। नहीं, देखिए, पार्टियां कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अर्थ हमको समझना चाहिए। फेडरलिज्म पार्टी से संबंधित विषय नहीं है। फेडरलिज्म केंद्र और राज्य सरकारों के बीच के संबंधों का संबंधित विषय है। अपने संविधान में राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, केंद्र को कुछ अधिकार दिए गए हैं, दोनों एक तालमेल से चले। राज्य में स्थानीय दल का, रीजनल पार्टी का सरकार हो तो भी, या कोई राष्ट्रीय दल का सरकार हो, भारत के अंदर कई रीजनल पार्टीज के सरकार आज अच्छी तरह चल रहे हैं, तो रीजनलिज्म का कहाँ थ्रेट है? फेडरलिज्म वहाँ भी अच्छा चल रहा है। और देश का जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी का भी 2-3 सरकारें देश में चल रहे हैं, वो भी अच्छा चल रहा है, उनको भी कोई खतरा नहीं है। और जहाँ तक हमारे बीजेपी का प्रश्न है, हमारा अपने साथ चलने वाले रीजनल पार्टीज है, असम है, बिहार जैसे बड़ा राज्य है, इन राज्यों में हमारे साथ अनेक रीजनल पार्टियां साथ में चल रही है। इसलिए हम रीजनल पार्टीज के भी खिलाफ नहीं है और इस देश की फेडरल व्यवस्था को भी हमारे पार्टी के बढ़ने के कारण कोई किसी प्रकार की क्षति हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राम माधव जी, आपने जिसे कहते हैं ना आसाम में एक इतिहास बनाया था। किसी ने नहीं सोचा था कि जहाँ 15 साल की कांग्रेस की सरकार है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और आपने वो सरकार जिसे कहते हैं डिलीवर की, वो आपने वहाँ सरकार बनाई। आपको नहीं लगता इस बार थोड़ी मुश्किल है? एक बड़ा सा अलायंस बन गया है और उसमें BPF भी है और उसमें अजमल भी है। आपको लगता नहीं इस बार लड़ाई मुश्किल है असम में? नहीं, वास्तव में तो मुश्किल तो पिछले बार था, क्योंकि पिछली बार हमारे पास बिल्कुल कोई ताकत, बड़ा ज़मीनी ताकत थी नहीं। तो हमारे पास केवल 5 MLA थे 2016 में जब हम चुनाव में गए थे। तो वहाँ की कुछ रणनीतिक कारणों से और प्रधानमंत्री का जो छवि उसके कारणों से हमने सरकार बनाई थी। 2016 से लेकर आज के बीच में एक तो सरकार ने जो अच्छा काम किया, केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार का भी, उसका फ़ायदा हमको मिलेगा। साथ ही साथ हमारा पार्टी बहुत विस्तृत रूप से वहाँ एक्सपेंड हुआ। उस राज्य में हमारे पास 60 MLA आ गए थे। उन MLAs के कारण हमारा पार्टी का बेस बढ़ा था। इसके कारण मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव पहले बार से कम कठिन ही रहेगा। बट कोई भी चुनाव को हमको कभी आसानी से नहीं लेना चाहिए, और विशेषकर इस बार चुनाव में जो पिछली बार नहीं था वो स्थिति एक बीजेपी को सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष की तरफ से सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें ज़रूर हमारे लिए चैलेंज रहेगा। पर मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा मैंने कहा, जो पार्टी का ग्रास रूट एक्सपेंशन हुआ, दूसरा केंद्र सरकार मोदी जी का और राज्य में सर्बानंद सोनोवाल जी के सरकार 5 साल का, इन सभी का कामकाज, इन सभी के परिणाम स्वरूप हमको अच्छा रिजल्ट आएगा, पहले से ही भी अच्छा एक नतीजा निकलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है असम का जहाँ तक प्रश्न है। और जो 2 लास्ट फ्रंटियर हैं, मतलब वैसे 2007 में लोग याद नहीं रखते हैं कि बीजेपी ने सरकार बना ली थी कर्नाटक में, और कर्नाटक दक्षिण भारत का राज्य है, लेकिन फिर भी कहते हैं लास्ट फ्रंटियर द्रविडियन पॉलिटिक्स का केंद्र तमिलनाडु, और एक बड़ी फ्रैगमेंटेड पॉलिटिक्स है केरला की। उसके पॉलिटिक्स का तेवर अलग है, उसका फील अलग है। वहाँ बीजेपी का क्या होगा? तमिलनाडु में काफ़ी समय से
रीजनल पार्टीज का ही वर्चस्व वहाँ चल रहा है। आज का विषय नहीं है, पिछले 3 दशक से वहाँ पर नेशनल पार्टीज का वर्चस्व लगभग हमेशा कम रहा है। केवल बीजेपी ने, कांग्रेस पार्टी का भी आज वहाँ स्थिति कमजोर है। तो वहाँ राष्ट्रीय दलों का इस समय गठबंधन का ही प्रयोग पे आगे बढ़ना हो रहा है। हम भी अन्नाडीएमके के साथ गठबंधन में है। हम इस विश्वास के साथ काम कर रहे हैं कि इस गठबंधन को दोबारा एक बार जनता का समर्थन प्राप्त होगा। और केरला की राजनीति थोड़ा भिन्न है। केरल में लेफ्ट फ्रंट की एक गठबंधन और यूपीए के कांग्रेस के गठबंधन है। दोनों के बीच एक पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर हमेशा केरला में रहता है। वहाँ की डेमोग्राफी भी भिन्न प्रकार है। उसमें बीजेपी एक ताकतवर शक्ति के रूप में उभरने का प्रयास कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है अभी। नहीं, उम्मीद यानी वहाँ अच्छी संख्या में हम हमारे ताकत को खड़ा कर सके, इसके प्रयास में पूरा पार्टी लगा है। एक चीज़ बताइए कि कश्मीर में थोड़ा डिले क्यों हुआ चुनाव, कारण क्या है? आपने तो वहाँ भी सरकार बनाई थी, मतलब अनप्रेसिडेंटेड था वो भी कि भारतीय जनता पार्टी पावर में आ जाए जेएनके में। लेट क्यों हो रहा? और आप प्रोपोनेंट रहे हैं, सबसे बड़े एडवोकेट रहे हैं कि तुरंत हो, मतलब जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया तुरंत बहाल हो। मैं हमेशा मानता था, आज भी मानता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम उस राज्य के जनता के हाथ में, उस राज्य के चलाने का शासन तंत्र का बागडोर उनके हाथ में दे सके। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि उसमें एक बाधा है कि डिलिमिटेशन का एक्सेस पूरा होना है। उस एक्सेस का इस समय काम चल रहा है और जैसे ही वो एक्सेस पूरा होगा तुरंत मुझे लगता है कि स्टेट यूटी लेजिस्लेचर का भी चुनाव होगा। बट पेंडिंग यूटी लेजिस्लेचर, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का इलेक्शन हुआ है, पंचायत का इलेक्शन हुआ है, ब्लॉक्स का इलेक्शन हुआ है। आज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में 3 टायर व्यवस्था है। जो हाईएस्ट लेवल का स्टेट का या यूनियन टेरिटरी की व्यवस्था है, उसको मेरे ख्याल से जल्दी राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार करने की व्यवस्था करेगी। और आखिरी सवाल आपसे, ये जो नरसिम्हा राव के टाइम में एक लेजिस्लेशन आया था और ये बाबरी मस्जिद के संदर्भ में था, अब उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में लोग गए। आपका क्या मानना है? ये होना चाहिए? क्योंकि काशी और मथुरा, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन बाकायदा वीएचपी ने चलाया था और फिर पालनपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने उसे अडॉप्ट किया था, तो उसमें अयोध्या के साथ काशी मथुरा का भी जिक्र होता था। देश में कुछ श्रद्धा स्थानों को लेकर जनता के मन में उनके विषय में कुछ कल्पनाएं हैं। वहाँ मंदिर निर्माण होने, इस प्रकार की कल्पनाएं हैं। हमने राम मंदिर को लेकर बड़ा आंदोलन भी चलाया। तब भी हमने ये कहा, अंततोगत्वा क्योंकि विषय अदालत के सामने है तो अदालत का निर्णय को हम स्वीकार करेंगे। आज अदालत का निर्णय आया, राम मंदिर भव्य मंदिर बनाने की प्रक्रिया जारी है। और बाकी विषयों को लेकर अगर लोग अदालत के सामने गए हैं तो अदालत का निर्णय की प्रतीक्षा होना चाहिए। राम माधव जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।